Assalamu alaikum everyone, I hope you guys are doing well. So this is a solution video for the mock exam जो मैंने आपको संडे को दिया था जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ का. ठीक है, आज इसको सॉल्व करते हैं. वेल इसमें इतने मुश्किल क्वेश्चंस तो नहीं थे, बट आप लोगों ने काफ़ी सवाल गलत किए थे, तो मुझे इसको काफ़ी अच्छे खासी डिटेल में समझाना पड़ेगा हर सवाल को ना. तो पहला सवाल जो सब बच्चों ने सही किया, विच वॉज रियली ईजी एज वेल, भाई इन चारों में से एक लॉन्गिट्यूडनल वेव ढूंढ के दिखाओ. तो आपके सिलेबस में एक ही लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और वो कौन सी है? वो साउंड वेव है. ओके, इसका आंसर ये था. इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन. अगर आप अगला सवाल देखो, यहाँ पे कहा गया है कि डायग्राम शोज 2 वेव फॉर्म्स. आपके पास दो वेव फॉर्म्स के बने. विच एरो शोज द वेवलेंथ ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव. ओके, अब इनमें से एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक है ट्रांसवर्स वेव. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फिगर आउट कि भाई इनमें से लॉन्गिट्यूडनल कौन सी है, और फिर उस डायग्राम में कौन सा एरो एक वेव लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, अब जो बच्चे लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर्स को अप एंड डाउन एंड राइट एंड लेफ्ट से याद रखते हैं ना, वो हमेशा गलत करके आएंगे. भाई अप एंड डाउन राइट लेफ्ट अगर आप लिख के आओगे ना एग्ज़ाम में, यकीन मानो आपके मार्क्स, आपको एक भी मार्क नहीं मिलेगा. लॉन्गिट्यूडनल वेव वो होती हैं जिसमें आपके पार्टिकल्स आपके वेव से पैरेलल मूव करते हैं, बिल्कुल इस तरह. देखो यहाँ पे पैरेलल मूव कर रहे हैं. ओके, अगर वो भी नहीं आता तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉम्प्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शंस बन रहे हैं. और कॉम्प्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शंस किस में होते हैं? कॉम्प्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शंस सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव में होते हैं. एंड यहाँ पे यू कैन सी क्रस्ट एंड ट्रफ्स. ये क्रेस्ट एंड ट्रफ्स कहाँ पे होती हैं? क्रेस्ट एंड ट्रफ सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स में होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल में नहीं होती हैं. तो ये वाली वेव जो है ये कौन सी है? ये ट्रांसवर्स है, और ये वाली लॉन्गिट्यूडनल है. इसका मतलब सी और डी तो बाहर हो गए, ये आपके आंसर नहीं हो सकते. अब यहाँ पे या तो ए आपका आंसर है या तो बी आपका आंसर है. अब कुछ बच्चों ने ये भी गलत किया, कुछ बच्चों ने बी सेलेक्ट कर लिया. देखो बी जो है ना, ये एक मॉलिक्यूल की लेयर है, ये पूरी की पूरी एक मॉलिक्यूल की लेयर है. आपकी जो वेव होती है ना, एक वेव लेंथ लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर, वो एक कंप्रेशन से लेके अगले कंप्रेशन तक, या एक रेयर फ्रैक्शन से लेके अगले रेयर फ्रैक्शन तक होती है. तो यहाँ पे ए जो है वो एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक दिखा रहा है लेंथ, और वाकई ये वेव लेंथ है. ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे ए है. अब यहाँ पे आपसे कहा गया है कि अ वेव इन द सी कोलाइड्स विद अ क्लिफ. अ क्रेस्ट ऑफ द वेव हिट्स द क्लिफ वंस एवरी 6 सेकेंड्स. अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे देखो, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास एक क्लिफ है. दिस इज़ योर क्लिफ एंड दिस इज़ योर वेव. दिस इज़ योर वेव. ठीक है, एक मिनट, ये वेव है आपकी. अब ये क्रेस्ट जो है ना, ये क्रेस्ट जाके इस क्लिफ से टकराती है. क्लिफ से टकराती है. अगली क्रेस्ट जो है ना, उन्होंने कहा है कि वो 6 सेकेंड्स के बाद टकराएगी. अगली क्रेस्ट 6 सेकेंड्स के बाद टकराएगी. इसका मतलब ये है कि भाई वेव को यहाँ से यहाँ मूव करने में जो टाइम लगा, इट वाज 6 सेकेंड्स. सॉरी. ठीक है. The horizontal distance between a crest and the adjacent trough of the wave is 4.5 meters. अब उन्होंने बताया है कि भाई एक क्रेस्ट से लेके एक ट्रफ तक का जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, एक क्रेस्ट से लेके एक ट्रफ तक का डिस्टेंस इज 4.5 मीटर्स. ठीक है. व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव? अब वेव की स्पीड निकालनी है. हमें पता है कि भाई स्पीड निकालने के लिए आप क्या करते हो? स्पीड निकालने के लिए आप डिस्टेंस को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हो. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. हाँ, एक और फॉर्मूला है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, बट जहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, इसीलिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते. बिकॉज यू डोंट हैव फ्रीक्वेंसी, इसीलिए आप इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं कर सकते. यू हैव टू गो विद दिस वन. ठीक है. अब यहाँ पे आपको पता है कि भाई ये डिस्टेंस जो है ना, ये 4.5 मीटर्स है, तो एक वेवलेंथ कितनी होगी? ये 4.5 मीटर्स जो है, ये हाफ वेवलेंथ है. एक वेवलेंथ कितनी होगी? एक वेवलेंथ होती है एक क्रेस्ट से लेके दूसरे क्रेस्ट तक, राइट? तो अगर एक क्रेस्ट से लेके
ट्रफ तक का डिस्टेंस 4.5 मीटर्स है, तो एक क्रस्ट से लेके दूसरी क्रस्ट तक का डिस्टेंस कितना होगा? 9 मीटर्स, इसका डबल। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, मतलब वेव को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए 6 सेकंड्स लग रहे हैं, और इन टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है? इन टोटल ये 9 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में 6 सेकंड इसको लग रहे हैं, और 9 मीटर्स का डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रही है। तो यहाँ पे कितना हमें पता चल गया कि भाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस से ट्रैवल कर रही है 9 मीटर्स का, और टाइम कितना लग रहा है? टाइम 6 सेकंड लग रहा है। तो यहाँ पे स्पीड आ गया आपके पास 1.5 मीटर्स पर सेकेंड। आई होप इट मेक सेंस। नेक्स्ट सवाल, अ वेव मूव्स अलोंग अ रोप। ओके, एक वेव है जो रोप के अंदर मूव कर रही है। अब ये चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि जो रोप के अंदर वेव होती है ना, वो कौन सी होती है? जो रोप में वेव्स बनती हैं उन्हें कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स। हाउ डू पार्टिकल्स ऑफ द रोप वाइब्रेट्स एज ए वेव पासिस। जैसे वेव पास करती है तो रोप के ऊपर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह वाइब्रेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, मैं एक रफ स्केच बना लेता हूँ। यहाँ पे ये मेरी रस्सी है, और ये इस रस्सी के ऊपर वेव्स बन रही हैं। ठीक है, ये रस्सी के ऊपर वेव्स बन रही हैं। दे ऑल वाइब्रेट इन एग्जैक्टली द सेम वे। एग्जैक्टली सेम वे। ओके, ये चीज़ सही है कि एग्जैक्टली सेम वे में वाइब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ना, सारे पार्टिकल जो हैं वो अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, राइट? अप एंड डाउन, और यू कैन से परपेंडिकुलर। ये वेव है, वेव इस तरफ जा रही है, आपके सारे के सारे पार्टिकल जो हैं वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं, तो सेम वे में वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम एज ईच अदर। अब ये सही नहीं है। आप जब रस्सी में वेव बनाते हो तो रस्सी आहिस्ता आहिस्ता आगे जाती है, राइट? आहिस्ता तो नहीं, वैसे तेज़ आगे जाती है, राइट? तो पहले ये वाला पार्टिकल वाइब्रेट करता है, फिर दूसरा वाइब्रेट करता है, फिर तीसरा वाइब्रेट करता है, एक के बाद एक। जैसे जैसे वेव आगे जाती है वैसे वैसे आपके पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। सब एक साथ तो नहीं वाइब्रेट करते, राइट? सब एक साथ वाइब्रेट नहीं करते, एक एक करके करते हैं, है ना? अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, मेरे पास एक वेव का स्टिकर था, तो अगर मैं आप लोगों को स्टिकर दिखा सकता हूं तो मैं दिखाता हूं। वेव, सिर्फ नेट नहीं आ रहा, माय बैड, नेट नहीं आ रहा। या ठहर जाओ, खैर नेट नहीं आ रहा, लाइट गई हुई है। तो बस ये सोचो ना कि जब वेव आगे जाएगी, जैसे अगर ये रोप है, पहले सीधी रोप थी, तो पहले वेव ऐसे बनी, ऐसे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएगी, है ना? ऐसे करके, फिर ऐसे करके आगे जाएगी, राइट? तो पार्टिकल्स एक के बाद एक वाइब्रेट करेंगे, सारे एक साथ वाइब्रेट नहीं करेंगे। तो ये ऑप्शन जो है आपकी गलत हो गई, ये गलत हो गई। अच्छा, बी कहता है कि ऑल वाइब्रेट एग्जैक्टली द सेम वे। बिल्कुल एक तरीके से वाइब्रेट करते हैं, दो सारे जो है वो अप एंड डाउन परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, लेकिन स्लाइटली आउट ऑफ स्टेप विद नेबरिंग पार्टिकल्स। हाँ, ये सही है, एक के बाद एक, राइट? नेबरिंग पार्टिकल से स्लाइटली आउट ऑफ स्टेप, पहले एक करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, राइट? इस तरह करेंगे, सारे एक साथ तो नहीं करते ना। तो ये सही है, बी सही है, लेकिन बाकी ऑप्शन देखते हैं, वाई दे आर रॉन्ग। सी कह रहा है दे ऑल वाइब्रेट विद डिफरेंट पीरियड्स। अब डिफरेंट पीरियड्स का मतलब ये है कि भाई ये सारे के सारे पार्टिकल जो है वो डिफरेंट टाइम से वाइब्रेट करते हैं। जैसे अगर एक पार्टिकल को वाइब्रेट करने में, जैसे अगर एक पार्टिकल को वाइब्रेट करने में ऊपर नीचे ऑसिलेट करने में 1 सेकंड लग रहा है, दूसरे को 2 सेकंड लग सकते हैं, तीसरे को 3 सेकंड लग सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा होगा फिर तो फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी ना, है ना? फिर तो फ्रिक्वेंसी ही का नाम ख़राब हो जाएगा, राइट? ऐसा नहीं होता है। दे ऑल वाइब्रेट, दे ऑल ऑस्किलेट विद द सेम पीरियड। अगर एक पार्टिकल को ऑस्किलेट करने में 1 सेकंड लगेगा तो दूसरे को भी उतना ही टाइम लगेगा। तो ये भी गलत हो गया। दे ऑल वाइब्रेट विद डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, नहीं, बिल्कुल नहीं। दे ऑल वाइब्रेट विद द सेम फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो, सॉरी, ए भी गलत हो गया। तो आपका सही आंसर कौन सा है? आपका सही आंसर यहाँ पे है बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप इट मेक्स सेंस। ओके, नेक्स्ट सवाल देखो, अ साउंड वेव passes through a substance. Diagram shows the position of molecules of the substance at what point in time. ठीक है, अब एक साउंड वेव जो है वो सब्सटेंस से पास करती है, और एट एन इंस्टेंट,
एक स्पेसिफिक टाइम पे आपको साउंड पार्टिकल्स जो मॉलिक्यूल्स है उस सब्सटेंस के उनकी पोजीशन दिखाई हुई है और साउंड वेव जो है वो इस तरह मूव कर रही है। अब साउंड वेव है तुम्हें पता है भाई, ये जो जहाँ पे पार्टिकल्स क्लोज आ जाते हैं उन्हें कहा जाता है कंप्रेशन रीजन्स, जहाँ पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं उन्हें रेयर फ्रैक्शंस कहा जाता है। यहाँ पे लो प्रेशर होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ वेव इज़ अ साउंड वेव एंड व्हाट इज़ एट एक्स, ये मोस्टली बच्चों ने सही किया था। साउंड वेव जो है वो पता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव है और इसे क्या कहा जाता है, जहाँ पे पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं ना वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाते हैं और जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो उस जगह को हम नाम दे देते हैं कंप्रेशन। तो आपका यहाँ पे जो सही आंसर है दैट्स ए। इट वाज अ प्रीटी इजी क्वेश्चन, ठीक है, जो आंसर इज ए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर डायग्राम शोज अ बॉल फ्लोटिंग इन अ टैंक ऑफ वाटर, एक वेव आ रही है आगे की तरफ। विच डायग्राम शोज द मूवमेंट ऑफ द बॉल एज द वेव पासेस। अब जैसे ही वेव यहाँ से पास करेगी तो ये जो है बॉल कैसे ऊपर नीचे मूव करेगी, या सिर्फ ऊपर जाएगी या दाएं बाएं होगी या सिर्फ राइट की तरफ जाएगी, क्या ख्याल है? तो ज़रा ध्यान से देखो, जब ये वेव यहाँ पर पहुँचेगी ना तो जस्ट थिंक ऑफ दिस बॉल एज अ पार्टिकल ऑफ वाटर। जैसे पानी के पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे बिल्कुल वैसे ही ये बॉल भी वाइब्रेट करेगी। ये जो टर्फ है ये बॉल को ऊपर ले जाएगी कुछ इस तरह से, और क्रेस्ट जो है ये बॉल को नीचे ले जाएगी कुछ इस तरह से। तो बॉल जो है वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगी इस वेव की वजह से, ठीक है। तो इसका आंसर डी था। कुछ बच्चों ने डी किया, कुछ बच्चों ने सी किया, बहुत कम ने डी किया। तो मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ, आई होप समझ आ गया हो सबको। ये वेव जो है जब यहाँ पर पहुँचेगी ना, ये वेव जब यहाँ पर पहुँचेगी कुछ इस तरीके से, तो जब यहाँ पहुँचेगी तो बॉल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे ये आगे जाएगी ना, जब थोड़ा सा यहाँ पे आएगी तो बॉल यहाँ से नीचे आ जाएगी कुछ इस तरह से, बॉल नीचे आ जाएगी कुछ इस तरह से। और थोड़ा और आगे लेके जाएंगे तो बॉल फिर ऊपर आ जाएगी कुछ इस तरह से, फिर आगे लेके जाएंगे तो बॉल फिर नीचे आ जाएगी। तो बॉल बिल्कुल इसके साथ जो है, जैसे ही पार्टिकल्स ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे पानी के, बिल्कुल वैसे आपकी बॉल भी वाइब्रेट करेगी ऊपर नीचे ना, ऑस्किलेट करेगी, ठीक है। तो डी इज़ योर राइट चॉइस। ये ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी, ना सिर्फ ऊपर जाएगी, ना सिर्फ दाएं बाएं जाएगी, ना सिर्फ दाएं जाएगी, ये ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी। तो डी इज़ योर करेक्ट आंसर। आई होप इट मेक सेंस। ओके, अब नेक्स्ट सवाल देखो, ये बड़ा मज़े का सवाल था। ये भी कुछ बच्चों ने गलत किया। डायग्राम शोज डिफरेंट व्यूज़ ऑफ अ वाटर वेव इन अ रिपल टैंक। वाटर वेव इन अ रिपल टैंक, ठीक है। ये आप वेव्स को साइड पे देख रहे हो, आंखें लगा के, मुंह चिपका के, ओके। और ये आप वेव्स को ऊपर से देख रहे हो। अब वेव फ्रंट क्या है और वेव लेंथ क्या है ये देखो ध्यान से। वेव लेंथ क्या होती है, एक क्रेस्ट से लेके दूसरी क्रेस्ट तक का डिस्टेंस, या एक ट्रफ से लेके दूसरी ट्रफ तक का डिस्टेंस। यहाँ पे हमें एक क्रेस्ट से दूसरी क्रेस्ट तक गिवन है, तो ये आपका वेव लेंथ है। अब वेव फ्रंट किसे कहा जाता है? माशाल्लाह ऐसे बच्चे थे जो अगला सवाल था ना वेव फ्रंट का, वो सही किया। यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको इस एंगल से वेव दिखाऊँ तो वेव जो है वो ऐसे तो नहीं होती है, सिर्फ ये 2D तो नहीं होती, 3D होती है। इनके पीछे भी डिस्टेंस होता है। तो भाई वो लाइन जो पीछे वेव को, पूरी वेव को ज्वाइन करती है ना, इससे हम वेव फ्रंट कहते हैं। ये वेव सिर्फ ऐसे तो नहीं होती ना, इनके पीछे भी वेव्स होती हैं, है ना, कुछ इस तरह से वेव्स होती हैं। तो ये लाइन जो है ना, ये लाइंस आपको बता रही हैं दिस इज़ योर वे फ्रंट, ठीक है। और अगर आप उसी वेव को अगर आप स्काई व्यू से देखते हो तो ये आपका वेव फ्रंट होगा। ये आपकी वेव है, अगर आप इसको यहाँ से देखते हो तो आपको कुछ ऐसी नज़र आएंगी। और ये वेव के पीछे का डिस्टेंस जो है ना, ये इसे वेव फ्रंट कहा जाता है। तो आर आपका वेव फ्रंट है, ठीक है। और पी जो है वो आपकी वेव लेंथ है। पी इज़ योर वेव लेंथ, आर इज़ योर वेव फ्रंट, ठीक है। वेव फ्रंट क्या होता है? ये वेव जो है ये 2 डायमेंशनल नहीं होती हैं, ये 3D होती हैं। ये इसके पीछे भी वेव है, ये कुछ इस तरह की होती हैं, कुछ इस तरह की वेव्स होती हैं ये, ठीक है। तो ये जो पीछे लाइन होती है जो दूसरी वेव के हिस्सों को साथ जोड़ रही होती है ना, उस लाइन को कहा जाता है वेव फ्रंट, ओके। तो आर इज़ योर वेव फ्रंट एंड पी इज़ योर वेव लेंथ। आई होप इट मेक सेंस। दिस वाज एन ईजी क्वेश्चन एज वेल, बट आई डोंट नो क्यों कुछ बच्चों ने गलत किया ये। ऑलराइट, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट में था। ये क्वेश्चन ना मेरे से गलती से रिपीट हो गया था, तो उसके मैंने मार्क्स नहीं काटे, टेंशन नहीं लो। अ रिपल टैंक इज़ यूज टू डेमोन्स्ट्रेट रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वाटर
एक रिपल टैंक में आप रिफ्रैक्शन देख रहे हो वाटर वेव्स की, ठीक है। तो यहाँ पे डीप वाटर में जो वेव की स्पीड थी वो थी 9.6 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड और वेव लेंथ थी 1.2 सेंटीमीटर्स। शैलो वाटर में आपके पास जो है इसकी जो वेव लेंथ है 0.8 सेंटीमीटर्स हो गई। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव इन शैलो वाटर, ठीक है। अब शैलो वाटर में स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ पता है कि भाई डजेंट मैटर आपकी वेव जहाँ से भी उठ के जहाँ पे भी जाए, रिफ्रैक्शन चाहे वो पानी से उठ के मतलब जितना मर्जी रिफ्रैक्ट करे वाटर वेव, द फ्रिक्वेंसी रिमेन्स है, राइट। अगर आपकी वेव डीप वाटर से शैलो वाटर में जाती है तो स्पीड भी चेंज होगी, वेव लेंथ भी चेंज होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, ठीक है। कितनी वेव्स बनती है एक सेकंड में, इट विल बी सेम। तो पहले हम ये डेटा यूज़ करके अपनी फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। हम ये डेटा यूज़ करके पहले अपनी फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू, हमें बताया कि v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो वेलोसिटी को लैम्डा से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इज 9.6 डिवाइडेड बाय 1.2। आई गेस आई हैव टू यूज़ अ कैलकुलेटर। 9.6 divided by 1.2 is 8। तो फ्रिक्वेंसी इज इक्वल्स टू 8, मतलब यहाँ पे जो वेव है उसकी फ्रिक्वेंसी भी 8 होगी, राइट। तो आपको ये पता है कि योर वी कैसे निकालते हैं फ्रिक्वेंसी को, जब लैम्डा से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वी आ जाता है। फ्रिक्वेंसी इज 8, लैम्डा कितना है, लैम्डा इज 0.8 हो गया है। तो 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 6.4 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। योर आंसर इज़ ए। और ये माशाल्लाह आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप लोग ये सवाल सही करोगे, लेकिन ये सवाल आप लोगों को सब ने सही किया माशाल्लाह। ओके आगे आ जाओ। पता नहीं ये क्वेश्चन इतना मुश्किल था नहीं जितना आप लोगों ने इसको समझ लिया। लाइक ये 100% बच्चों ने गलत किया। अब क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़ते हैं। डायग्राम शोज अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग विद 2 पॉइंट्स P एंड Q मार्क्ड, ठीक है। द वेव इज़ मूविंग इन द डायरेक्शन शोन, आपकी वेव जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। किस डायरेक्शन में, आपकी वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, आगे क्या होगा। पी विल मूव टू द राइट, ओके। ये पी पॉइंट जो है वो राइट की तरफ मूव कर जाएगा। तो देखो जितने भी रोप के ऊपर पॉइंट्स होते हैं ना, चाहे यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, ये अपनी जगह पर ही रहते हैं। हमेशा याद रखो कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है वेव्स के अंदर, एनर्जी गुजर जाती है, वेव निकल जाती है, बट पॉइंट्स अपनी जगह पर ही रहते हैं। वो सिर्फ ऊपर नीचे होते हैं, राइट लेफ्ट नहीं होते, ठीक है। सिर्फ ऊपर नीचे होते हैं, सिर्फ परपेंडिकुलर मूव करते हैं ट्रांसवर्स वेव में अपनी जगह पर रह के, ओके। तो पी पॉइंट भी ऊपर नीचे होगा, सिर्फ क्यू भी ऊपर नीचे होगा, राइट एंड लेफ्ट कोई भी नहीं जाएगा। तो ए तो बाहर हो गया। अब वो कह रहे हैं पी ऊपर जाएगा, ओके। अब वो कह रहे हैं कि भाई पी जो है वो ऊपर जाएगा। अब कुछ देर बाद ना ये वेव हो जाएगी कुछ इस तरह से। अभी ये वेव इस तरह है ना, तो कुछ देर बाद ये वेव हो जाएगी कुछ इस तरह से। ये ऐसा यहाँ पे आ जाएगा, इसका वेव आगे मूव कर जाएगी ना। चेक कैसे करना है, अगर मैं यहाँ पे आपको वेव बना के दिखाऊं कुछ इस तरह से, आपको अगर मैं वेव बना के दिखाऊं, ये वेव बना दी मैंने, और अगर मैं वेव को आगे मूव करवाऊं तो नोटिस करो क्या होगा, नोटिस करो क्या होगा। ये पी पॉइंट जो है वो तो वहीं का वहीं रहेगा ना, पी पॉइंट तो यहीं पे रहेगा। ये पी पॉइंट नीचे आ गया, राइट। और ये क्यू क्यू कहाँ गया, क्यू ऊपर चला गया, देख सकते हो। ऐसे चेक किया करो, जब वेव आपने आगे मूव करवाई ना तो पी पॉइंट तो यहीं पर रहेगा, सिर्फ ऊपर नीचे मूव करेगा, राइट तो हो नहीं सकता। तो ये पी पॉइंट जो है वो नीचे आ गया वेव के साथ, और क्यू जो है ऊपर चला गया। जब वेव आगे मूव की, वेव इस तरह मूव की तो क्यू ऊपर आ गया, राइट। तो इसका आंसर क्या है कि क्यू जो है वो आपका ऊपर मूव करेगा, पी नीचे मूव नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा एक सेकंड दो, ओके आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है द डायग्राम शोज अ ग्राफ ऑफ वेव मोशन, ठीक है। नाउ दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ,
दिस इज़ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कुछ लोगों ने ये नहीं देखा और सवाल गलत कर आए। अब वो पूछ रहे हैं कि विच क्वांटिटीज आर शोन बाय डिस्टेंस पी एंड क्यू। ये पी और क्यू रिप्रेजेंट क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अच्छा, पी लोगों ने सही किया। पी क्या है भाई? फ्रॉम द मीन पोजीशन, हाईएस्ट लेंथ, हाईएस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज नोन एज योर एम्पलीट्यूड। लेकिन क्यू जो है ना, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपको डिस्टेंस नहीं दे रहा है, ये वेव लेंथ नहीं, आपको टाइम दे रहा है। एक वेव को बनने में कितना टाइम लग रहा है ये आपको वो टाइम दे रहे हैं। और टाइम टेकन फॉर द वन वेव टू प्रोड्यूस, उसे कहा जाता है टाइम पीरियड। तो ये वेवलेंथ नहीं है, ये टाइम पीरियड है, ये टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है। ठीक है, सो द आंसर, द करेक्ट आंसर इज ए। ये बहुत कम लोगों ने सही किया है, एंड आई फिगर क्यों, बिकॉज यू गाइज मे हैव मिसअंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। इसलिए कहता हूँ सवाल को ध्यान से पढ़ा करो। What is mean by the term wave front? अब wave front क्या होता है? The distance between successive peaks of a wave. अच्छा, जैसे ये आपकी वेव है, तो सक्सेसिव पीक ऑफ द वेव, इस डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? ये क्या, ये वेव फ्रंट होता है? इसे तो वेव लेंथ कहा जाता है। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द ट्रफ एंड द पीक ऑफ अ वेव। अब ये आपकी एक वेव है, दिस इज योर पीक एंड दिस इज योर ट्रफ। तो ट्रफ से लेके पीक तक का डिस्टेंस को आप वेव फ्रंट कहते हो? नो, ये है हाफ वेव लेंथ का आधा। ये भी गलत हो गया। अ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स अलोंग द पीक ऑफ अ वेव, ये सही है, बिकॉज ये जो वेव है ना 2D नहीं है, ये 3D है भाई। इसके पीछे भी, अगर वेव को मैं ऐसे बनाऊँ ना, तो इसके पीछे भी वेव है कुछ इस तरह से। ये पूरी वाटर वेव है भाई। एक लाइन जो है वो एक पीक के अ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स अलोंग द पीक ऑफ अ वेव, एक पीक के पीछे जितने भी पॉइंट्स होंगे सबको ज्वाइन करती हुई लाइन। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, एक सवाल नीचे, तो ये अगर आपकी वेव है और ये आपकी पीक है, तो पीक को ज्वाइन करती हुई पीछे की तरफ जो लाइन है ना, ये आपकी वेव फ्रंट है, ये आपका वेव फ्रंट है। ठीक है, तो सी आपकी डेफिनेशन सही है। और ए डी कहता है लाइन ज्वाइनिंग द ट्रफ एंड द पीक ऑफ द वेव, गलत है भाई। एक ऐसी लाइन जो एक ट्रफ को पीक से जोड़ रही है, ऐसी कौन सी लाइन होती है? सी इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट सवाल आपसे कहता है कि डायग्राम शोज हाउ डिस्प्लेसमेंट वेरीज विथ टाइम एज वेव पासेज अ फिक्स्ड पॉइंट। जैसे ही वेव फिक्स पॉइंट से पास करती है, उसके डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी करती है विथ टाइम। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव? सो यू हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा, तो ये भी कुछ बच्चों ने गलत किया माशाल्लाह। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक वेव है। ओके, इस एक वेव को बनने में कितना टाइम लगा? इस एक वेव को बनने में 2 सेकंड लगे। एक वेव को बनने में कितना टाइम लगा? एक वेव इज इक्वल टू 2 सेकंड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकंड में कितनी वेव बन रही है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकंड में कितनी वेव बन रही है। 1 को 2 से डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा एक सेकंड में कितनी वेव बन रही है। अगर एक वेव करिए 2 सेकंड में, ठीक है, तो एक सेकंड में कितनी बनेगी? उसके लिए क्या करोगे? ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, राइट। और अगर आपने निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो आप 1 को 2 से डिवाइड कर दो, आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो अगर देखो यहाँ पे, वैसे तो सामने ही है सारा, कि अगर 1-2 सेकंड्स में एक वेव बन रही है, तो एक सेकंड में कितनी बनेगी, वो आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो एक सेकंड में हाफ वेव बन रही है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई? 0.5 हर्ट्ज, 0.25 नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल में ये कह रहे हैं अ रिपल टैंक इज यूज टू डेमोन्स्ट्रेट, ये हो गया सवाल, ये रिपीट क्वेश्चन है। द डायग्राम शोज अ वाटर वेव इन द रिपल टैंक। एक डायग्राम है, इसमें यू कैन सी वाटर वेव्स और रिपल टैंक के अंदर है। द स्पीड, द वेव हैज़ अ स्पीड ऑफ 12 सेंटीमीटर्स एट स्टार्ट। शुरू में वेव की स्पीड थी 12 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, the wave crosses a boundary PQ where the distance between crests changes from 3 centimeters to 1.5 centimeters. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? वेवलेंथ कम हो गई है, तो क्या हुआ होगा यहाँ पे? ये वेव जो है डीप वाटर से ज़रूर शैलो वाटर में आई होगी, है ना।
तो आपको यहाँ पे आपको एक वेवलेंथ गिवन है, आपको यहाँ की वेवलेंथ गिवन है, और आपको यहाँ की स्पीड गिवन है, और आपसे कहा जा रहा है जब ये वेव यहाँ पे एंटर करती है, शैलो रीजन में एंटर करती है, तो इसकी वेवलेंथ 1.5 हो जाती है। अब क्या करो, स्पीड निकाल के दिखाओ। बिल्कुल सेम सवाल है। तो हमें पता है कि रिफ्रैक्शन के दौरान जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है इट रिमेन सेम। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। योर फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो v को लैम्डा से डिवाइड कर दो। v कितना है, योर स्पीड इज़ 12, योर वेवलेंथ इज 3। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई 4 हर्ट्ज़। तो यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज़ ही होगी, लेकिन आपका जो वेवलेंथ है 1.5 हो गई है। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी को हम लोग वेवलेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, वेवलेंथ कितनी है 1.5, कितना आता है 6 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड इज़ योर आंसर। होप इट मेक सेंस। ऑलराइट, नेक्स्ट सवाल देखो। अ वाटर वेव इन अ शैलो टैंक पासेस थ्रू अ गैप इन बैरियर। अब यहाँ पे एक छोटा सा गैप है और यहाँ से जो है ना ये वेव्स गुजरेंगी, तो क्या होगा, ये डिफ्रैक्ट होंगी वेव्स, ये वेव डिफ्रैक्ट होंगी बिल्कुल। what will happen to the speed and what will happen to the wavelength of the wave as it passes through the gap। तो ये चीज़ आपको याद करनी होती है कि इन डिफ्रैक्शन में ना ही स्पीड चेंज होती है और ना ही वेवलेंथ चेंज होती है, दे बोथ रिमेन सेम। नेक्स्ट सवाल देखो। अब एक डायग्राम दिखाई हुई है, यहाँ पे सब बच्चों ने सही किया कि भाई आपकी वेव जो है वो फास्ट रीजन से स्लो रीजन में जा रही है, तो आपकी वेव किस तरह बेंड करेगी। तो यू कैन से कि आपकी वेव जो है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, आपकी वेव जा रही है डीप वाटर से शैलो वाटर में, ठीक है। तो ये कहाँ बेंड करेगी, तो सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले आपको पता है कि भाई आपकी जो है ना, जब भी आपकी वेव डीप वाटर से शैलो वाटर में जाएगी आपकी वेव लेंथ छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे वेव लेंथ बराबर है, गलत हो जाएगा। बी में वेव लेंथ बड़ी हो रही है, ये भी गलत हो जाएगा। वेव लेंथ छोटा होना, या तो आंसर सी है या तो आंसर डी है, ठीक है। अब वेव बेंड ज़रूर करेगी, डी में तो बेंड ही नहीं कर रही है भाई, डी में तो बेंड ही नहीं कर रही है, तो बचा सी सही आंसर है। लेकिन यहाँ पे देख भी लो, तो देखो जब ये वेव जा रही थी ना, जब ये वेव जा रही थी तो ये हिस्सा तो फास्ट मूव करेगा, लेकिन जब ये वाला हिस्सा वेव का स्लो रीजन में एंटर करेगा तो वो स्लो मूव करना शुरू कर देगा, राइट। तो आप देख सकते हो कि भाई ये वाला हिस्सा जो स्लो मूव कर रहा था इसके ओरिजिनल पाथ से पीछे आ गया। देखो ये इसका ओरिजिनल पाथ था, ये वाला हिस्सा पीछे रह गया है बिकॉज स्लो मूव कर रहा है, राइट। तो वी हैव टू शो दैट, ये बिल्कुल सही, सी आंसर आपका सही है इसके अंदर, सी इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। व्हाट इज़ वेव फ्रेंड, ये बहुत बार कर लिया भाई ये सवाल, तो अब इसका आंसर बी है। आगे आ जाओ। ओके, अ वाटर वेव मूव्स क्विकली इन डीप वाटर में ज़्यादा फास्ट मूव करती है। द वेव नाउ एंटर्स शैलो वाटर एंड इट्स स्पीड डिक्रीजेस, ठीक है। विच रो शोज व्हाट हैपन्स टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव एंड व्हाट हैपन्स टू द वेव लेंथ ऑफ द वेव। तो जब भी आपकी वेव डीप वाटर से शैलो वाटर में जाती है, जब भी यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, आपकी जो फ्रिक्वेंसी है इट विल रिमेन सेम। फ्रिक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स जो वेव्स प्रोड्यूस कर रही होती है, अगर आप उसको चेंज करते हो तभी फ्रिक्वेंसी चेंज होगी, वरना फ्रिक्वेंसी नहीं चेंज होगी, ना ही रिफ्लेक्शन में, ना ही रिफ्रैक्शन में, ना ही डिफ्रैक्शन में। तो फ्रिक्वेंसी विल रिमेन चेंज सेम। अगर वेवलेंथ की बात की जाए, अगर भूल भी जाओ तो रिलेशन देख लेना, आपको पता है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ से अगर देखो तो वेलोसिटी का और वेवलेंथ का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आपकी स्पीड डिक्रीज़ होती है तो आपकी वेवलेंथ भी डिक्रीज़ हो जाएगी, ओके। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब भाई वाला रिलेशन है। तो सी में क्या कहा जा रहा है कि आपकी फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है लेकिन वेवलेंथ डिक्रीज़ कर जाएगी, ये एक दो बच्चों ने गलत किया था। यहाँ पे क्या करना है, आपने एक वेवलेंथ मार्क करनी है। तो एक वेवलेंथ है एक्स से लेके जेड तक, राइट। ये वेवलेंथ है आपकी। इट वॉज रियली ईजी सवाल, इसमें हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। तो आपका आंसर यहाँ पे सीधा है, सबने सही किया था, एक्स से लेके जेड तक। आगे आ जाओ। अच्छा ये सवाल ना कुछ लोगों ने गलत किया था, तो आई वुड लाइक टू स्पेंड some time on this question. The diagram shows a water wave passing through a gap in Harborville.
द वेव फ्रंट्स कर्व राउंड द वॉल एंड रीच अ स्मॉल बोर्ड इन द हार्बर। जब भी वेव यहाँ से गुजरती है ना तो ये इस तरह रिफ्रैक्ट करती है और बोर्ड तक पहुँच जाती है। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कर्विंग इफेक्ट, इस कर्विंग इफेक्ट का नाम क्या है और हम ऐसा क्या कर सकते हैं इस गैप के साथ कि ये वाटर वेव इस बोर्ड तक ना पहुँचे, ये वाटर वेव इस बोर्ड तक ना पहुँचे। पहली बात तो इसको डिफ्रैक्शन कहा जाता है, तो यहाँ से हमें एक अंदाज़ा हो गया है कि सी और डी तो बाहर है। अगर देखो अगर आप ये गैप छोटा कर दोगे ना, अगर ये गैप छोटा करोगे तो आपकी वेव फ्रंट ज़्यादा राउंड बनेगी, और जब ज़्यादा राउंड बनेगी तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वेव तक पहुँचे। लेकिन अगर आप गैप और थोड़ा बढ़ा देते हो तो गैप बढ़ाने से वेव बहुत कम रिफ्रैक्ट करेगी और चांसेस बहुत कम है कि वो बोर्ड तक पहुँचे, वो आगे निकल जाएंगी। तो गैप को बड़ा करने से क्या होगा, वेव्स कम राउंड होंगी और कम चांसेस होंगे कि वो बोर्ड तक पहुँचे, और इस इफेक्ट का नाम होता है डिफ्रैक्शन। होप इट मेक सेंस। आगे आ जाऊँ, यहाँ पे यू हैव टू टेल द इफेक्ट ऑफ डिफ्रैक्शन। यहाँ पे वेव डिफ्रैक्ट होगी, इट वाज रियली इजी क्वेश्चन, सबने सही किया था ये। इस इफेक्ट का नाम है डिफ्रैक्शन, ठीक है ओके। अब इस सर्कल के बारे में यू हैव टू टेल कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। डिस्टेंस एक्स इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। डिस्टेंस एक्स का एम्पलीट्यूड है, ये वाटर वेव्स हैं, ये हम स्काई व्यू देख रहे हैं, स्काई से हम एम्पलीट्यूड नहीं देख सकते भाई। अगर इस तरह होता तो हम बताते कि भाई ये एम्पलीट्यूड है, लेकिन ये वेव का स्काई व्यू दिखा रहे हैं, हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड नहीं दे सकते। डिस्टेंस वाई इज द वेवलेंथ, ये डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे दो वेव्स आ रही है, एक वेव दो वेव, ये एक वेवलेंथ नहीं है। सी कहता है ईच सर्कल रिप्रेजेंट्स अ वेव फ्रंट। हम ईच सर्कल जो है ये एक वेव फ्रंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अ लाइन ज्वाइनिंग ऑल द पीक्स ऑफ अ वेव, ये सही है, सी आपका सही आंसर है, ठीक है। होप इट मेक सेंस। ऑलराइट, तो वेयर डन विद द एमसीक्यूज। एमसीक्यूज तो मुश्किल नहीं थे, बट ये जो थ्योरी क्वेश्चन हैं थोड़े से मुश्किल, तो इन पे टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, बस जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, ओके। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपने करना क्या है, यहाँ पे आप सवाल कह रहे हैं कि जब ये वेव फ्रंट्स जो हैं इस बैरियर से गुजरेंगे तो आप वेव फ्रंट्स बनाओ गुजरने के बाद। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ आपने नोटिस करनी है, क्या जो गैप है वो वेवलेंथ से छोटा है। अगर छोटा है तो आपके जो वेव फ्रंट्स हैं वो राउंड बनेंगे कुछ इस तरह से, आपके वेव फ्रंट जो है वो राउंड बनेंगे। जो बच्चा इस तरह स्ट्रेट बना के आ गया जल्दबाजी में, उसके मार्क्स कट जाएंगे, उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यू हैव टू शो के राउंड वेव फ्रंट्स बनेंगे। फिर कहते हैं द वेव अप्रोचिंग द बैरियर हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 2.5 सेंटीमीटर्स एंड स्पीड ऑफ 20 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, उसकी फ्रीक्वेंसी निकालो। तो यहाँ पे उन्होंने समझो कि आपको ना आपको ये कह के दीजिए, आपको एक जगह पके हुए चावल दे दिए और आपको एक प्लेट में पका हुआ गोश्त रख के दीजिए और आपसे कहा बिरयानी बना लो, आपने सिर्फ चावलों के अंदर बोटियाँ डालनी है। तो सेम यहीं पे करना है, आपको स्पीड गिवन है, आपको वेवलेंथ गिवन है, आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो हम एक चीज़ पढ़ के आए हैं कि भाई फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या किया जाता है। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो वेलोसिटी को लैम्डा से वेवलेंथ से डिवाइड कर दो, आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। व्हिच इज योर वेलोसिटी, वेलोसिटी इज 20 एंड योर वेवलेंथ इज 2.5। तो यहाँ से आपके पास आंसर कितना आता है, लेट मी यूज़ अ कैलकुलेटर, ओके। 8, फ्रीक्वेंसी इज 8 हर्ट्स। ये बहुत से बच्चों ने सही किया। स्टेट व्हाट हैपन्स इफ एनीथिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। अब देखो डिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, फ्रीक्वेंसी को कुछ नहीं होता है, डिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। विल से कि भाई फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, ठीक है। सब बच्चों ने, मोस्टली बच्चों ने सही किया, बस कुछ बच्चों ने ना ये गलती कर दी, उन्होंने ऐसे वेवफ्रंट्स बना दिए, इसलिए उनके मार्क्स कट गए, ठीक है। अगला सवाल देखो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 टाइप्स ऑफ सेस्मिक वेव्स वर प्रोड्यूस बाय अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की वजह से 2 टाइप्स ऑफ सेस्मिक वेव प्रोड्यूस हुई थी, पहला पी वेव्स और दूसरा एस वेव्स। पी वेव जो थी वो लॉन्गिट्यूडनल थी, एस वेव्स आपको ट्रांसफर्स बताया हुआ है। यू डोंट हैव टू नो कि भाई पी वेव्स क्या है और ये क्या है, बस आपको पता हो कि ये पी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल है और एस वेव्स जो है वो ट्रांसफर्स हैं। वट इज़ मीन बाय द टर्म लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर्स। अब भाई जिस बच्चे ने यहाँ पे लिख दिया कि भाई इन ट्रांसफर्स पार्टिकल्स मूव अप एंड डाउन, इन लॉन्गिट्यूडनल पार्टिकल्स मूव लेफ्ट एंड राइट, उसको तो मार्क्स मिला ही नहीं ना। तो जिस बच्चे की बात करूँ समझ आ गई होगी।
तो याद रखो, अगर आप अप एंड डाउन राइट एंड लेफ्ट लिख के आए मार्क्स नहीं मिलेंगे, परपेंडिकुलर और पैरेलल लिखना होगा। अब मैं क्यों कह रहा हूँ यहाँ पे देखो ज़रा, अब मैं क्यों कह रहा हूँ यहाँ पे देखो, ठीक है। अगर एक लॉन्गिट्यूडनल वेव नीचे की तरफ आ रही है, अगर एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है एंड इट इज़ कमिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स है वो कैसे वाइब्रेट करेंगे, वो तो पैरेलल वाइब्रेट करेंगे भाई। इन दिस केस अप एंड डाउन कर रहे हैं, तो क्या है, ट्रांसवर्स वेव हो गए। वेव मोशन के पैरेलल जो वाइब्रेशन करते हैं उन्हें कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब यहाँ पे दो अप एंड डाउन बन रहा है, यहाँ पे है तो पैरेलल लेकिन वन अप एंड डाउन रहा है, तो क्या ये ट्रांसफर्स है? नहीं, ये लॉन्गिट्यूडनल ही है। तो इसीलिए याद रखो कि यू हैव टू यूज पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल टू दी वेव मोशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स वाइब्रेट waves in particles vibrate perpendicular to the wave motion, ठीक है। ओके, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव के नाम बता दो, एक ट्रांसफर्स का नाम बता दो। लॉन्गिट्यूडनल के लिए आपको पता है एक चीज़ हटाई हुई है, वो क्या है, वो है साउंड। और ट्रांसफर्स में बहुत ज़्यादा है, वाटर वेव लिख दो, लाइट लिख दो, कोई भी लिख दो। ऑलराइट, अब सिस्मिक वेव की जो स्पीड है वो गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, यू हैव टू फाइंड ए वेवलेंथ। स्पीड गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, वेवलेंथ फाइंड कर दो। तो यहाँ पे आपको पता है कि भाई अगर आपने निकालनी है वेवलेंथ तो v इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो अगर वेलोसिटी को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दूँ तो आपके पास लैम्डा आ जाएगा। वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी इज़ 7.2, और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ 30 से तो आई विल गेट 0.24 किलोमीटर्स। 0.24 किलोमीटर्स इज़ योर वेवलेंथ। अब चाहे इसको मीटर्स में लिख दो, चाहे इसको 240 मीटर्स लिख दो, वो भी एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। ऑलराइट, आई होप यहाँ तक समझ आ गया हो। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ पे कहा गया है कि भाई लाइट इज़ अ ट्रांसफर वेव, हमें पता है। द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। बिल्कुल, कंप्लीट द टेबल to show the direction of vibration and type of wave associated with sound and surface of water in a real time. तो साउंड कौन सी है, हमें पता है साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल, साउंड इज longitudinal and water is transverse। याद रखो, अप एंड डाउन राइट एंड लेफ्ट यूज़ नहीं करोगे, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। थोड़ी जल्दी है, थोड़ा स्टोरेज भी कम है, तो इसलिए मैं जल्दी लिख देता हूँ यहाँ पे। साउंड क्या है, साउंड इज पैरेलल। साउंड में क्या है, साउंड में जो पार्टिकल्स लिखोगे परपेंडिकुलर पैरेलल टू द वेव मोशन, और वाटर में परपेंडिकुलर, ठीक हो गया। ओके, यहाँ पे डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन एट 0.25 सेकेंड्स। 0.25 सेकेंड समवेयर यहाँ पे होगा, बिटवीन यहाँ पे होगा, यहाँ से लेके आपने क्या फाइंड करनी है, एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है भाई, आपकी मीन पोजीशन से, इफ़ दिस इज़ योर मीन पोजीशन, आपकी मेन पोजीशन से हाईएस्ट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो होगा ना आपका, दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी योर एम्पलीट्यूड। अब ये कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ ये है तकरीबन यू कैन से 1.28 है, ये तकरीबन 1.28 बन रहा है, 1.29 बन रहा है, 1.29 है ये, और ये क्या है, ये 1 है। तो अगर आपने लेंथ निकालनी, लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये लेंथ निकालने के लिए हम लोग 1.29 में से 1 को माइनस कर देंगे, 0.29 आ गई मीटर्स आपका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। आई एम सॉरी। डिस्क्राइब हाउ द ग्राफ शोज दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी कैसे कांस्टेंट है, बिकॉज टाइम पीरियड इज सेम,
टाइम पीरियड का मतलब है कि हर वेव को बनने में जो टाइम लग रहा है, देखो इस वेव को बनने में भी 1 सेकंड लगा, इस वेव को बनने में भी 1 सेकंड लगा, इस वेव को बनने में 1 सेकंड लगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 सेकंड में कितनी वेव्स बन रही है। तो क्योंकि टाइम पीरियड सेम है, हर वेव को बनने में सेम टाइम लग रहा है, इसलिए फ्रीक्वेंसी भी सेम है। विल से कि भाई टाइम पीरियड सेम है, सेम टाइम पीरियड। ठीक हो क्या। लास्ट सवाल आ जाओ। डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग। तो पार्टिकल्स की मूवमेंट बताओ, पार्टिकल्स की मूवमेंट बताओ। ये भी कुछ बच्चों ने सही किया था, ठीक है। तो पार्टिकल्स की मूवमेंट क्या होगी, दे विल मूव परपेंडिकुलर, दे विल ऑस्किलेट परपेंडिकुलर to the wave motion। ठीक है, जो पार्टिकल्स है रोप के, दे विल ऑस्किलेट परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन। जहाँ पे आपकी वेव मूव कर रही होगी उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आपके पार्टिकल्स हैं वो ऑस्किलेट करेंगे। डिटरमाइन द वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, एक वेव की लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल लेते हैं, 0.25 से 0.65 तक, या फिर 0.05 से लेके 0.45 तक। तो 0.4 मीटर्स आपकी बनेगी, 0.4 मीटर्स आपकी वेवलेंथ बनेगी, ठीक है। ओके, द स्पीड, ये कुछ बच्चों ने गलत किया था। द स्पीड इज़ 2 मीटर्स पर सेकेंड, द स्पीड इज़ 2 मीटर्स पर सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी फाइंड करो। तो यहाँ पे आपको गिवन है कि भाई आपकी वेवलेंथ क्या है, आपको ये गिवन है कि आपकी वेव क्या है, एंड व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू फाइंड कि व्हाट इज़ योर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, रिकॉर्डिंग बड़ी होगी, तो हमें पता है v इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अगर हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हमें वेलोसिटी को लैम्डा से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए वेलोसिटी को लैम्डा से डिवाइड करना पड़ेगा। आपको स्पीड गिवन है, स्पीड इज़ 2 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। और आपको पता है कि आपकी जो वेवलेंथ है इट इज़ 0.4 मीटर्स। यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेवलेंथ थी, 0.45 से 0.05 निकाला तो 0.4 मीटर्स आपका आंसर आया, ठीक है। तो योर वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी इज़ 2 एंड योर वेवलेंथ इज़ 0.4। नाउ हाउ टू फाइंड फ्रीक्वेंसी। इज़ 5 हर्ट्स, ठीक है। अच्छा, अब ड्रॉ द स्ट्रिंग एट अ टाइम 0.10 सेकेंड्स लेटर। अब ये ज़रा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी से सॉल्व नहीं हुआ था कि भाई 0.1 सेकेंड्स के बाद ये वेव कैसी होगी, ये वेव ऐसी हो जाएगी या फिर ऐसी हो जाएगी, ये बना के दिखाओ कि 0.1 सेकेंड के बाद इस वेव की शेप क्या होगी, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो ना तो आपको पता चलेगा कि इस वेव की फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्स, मतलब 1 सेकंड में 5 वेव्स बन रही हैं। एक वेव को बनने के लिए कितना टाइम लग रहा है, एक वेव को बनने के लिए 0.2 सेकेंड्स लग रहे हैं। अब जब एक वेव बनती है पता होता है क्या है, ये जो पार्टिकल होता है ना ये पूरी ऑस्किलेशन करता है, ये नीचे जाता है और फिर नीचे जाके ऊपर आता है, एक पूरी ऑस्किलेशन करता है। जब एक वेव बनती है तो पार्टिकल पूरी ऑस्किलेशन करता है, ठीक है। लेकिन 0.1 सेकेंड में क्या होगा, हाफ वेव बनेगी, हाफ वेव बनेगी 0.1 सेकेंड के अंदर। एक वेव को बनने में 0.2 सेकेंड्स लग रहे हैं और 0.1 सेकेंड की बात की जाए तो हाफ वेव मतलब हाफ ऑस्किलेशन। अगर आप एक वेव की बात करें ना तो एक वेव को बनाने के लिए पार्टिकल पूरी ऑस्किलेशन करता है, पहले यहाँ से ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है और फिर दरमियान में आता है। अगर हाफ की बात की जाए तो या तो ऊपर जाके नीचे आएगा या फिर नीचे जाके ऊपर आएगा, एक करेगा सिर्फ, ठीक है। तो 0.1 सेकेंड के बाद होगा क्या कि यहाँ पे हाफ
वेव हाफ आगे जा चुकी होगी वेव जो है ना। यहाँ जो पार्टिकल था वो ऑस्किलेट करके नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला पार्टिकल हाफ ऑस्किलेशन करेगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ये वाला पार्टिकल नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला पार्टिकल ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो हाफ हाफ सबकी हो जाएगी। यहाँ से कुछ वेव इस तरह की बनेगी आपकी। ओहो, आई होप इट मेक सेंस। ठीक है, ये सब पार्टिकल जो है ना ये अपनी हाफ हाफ ऑस्किलेशन कर लेंगे। पूरी ऑस्किलेशन तब होती जब ये पार्टिकल नीचे जाता, नीचे जाके दोबारा ऊपर आता। दिस वुड बी वन ऑस्किलेशन, और इसको करने में इसको लगते 0.2 सेकेंड्स। अगर 0.1 सेकेंड की बात की जाए तो हाफ हाफ, देखो ना ये वेव आधी आगे जा चुकी है, हाफ हाफ मूव करेंगे सारे, हाफ हाफ ऑस्किलेशन मूव करेंगे। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना था। आई होप सो इट मेक सेंस, आई होप सबको समझ आ गया हो। वैसे इट वाज ओवरऑल इजी टेस्ट, इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन जितने क्वेश्चन मुश्किल थे मैंने सारे डाले थे, तो इसका सोल्यूशन इंशाल्लाह मैं जितना जल्दी हो सकेगा